हेलो। आप सबका स्वागत है फिज़िक्स की इस क्लास में और ट्वेल्थ क्लास में भी। जो हमारा पहला यूनिट है वो है वैद्युत स्थैतिक। इस पूरी क्लास में या जो ऑनलाइन वीडियो हम बनाएंगे और आप तक पहुंचेंगे, इसमें केवल मुख्य टॉपिक को ही कवर किया जाएगा। डिटेल में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि संसाधन इतने नहीं है कि आपको पूर्ण रूप से हर एक चीज़ को मैं कवर कर सकूं। लेकिन जो मुख्य होंगे, जो हमारे सिलेबस में है, वो तो सारा कवर होगा ही होगा। और जितनी जानकारी इन सीमित संसाधनों में आपको दी जा सकती है वो जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो पहली यूनिट है हमारा विद्युत स्थैतिक। अब पहले इसी को समझ लेते हैं कि वैद्युत स्थैतिक होती क्या है। वैद्युत स्थैतिक नाम से ही आप देख लीजिए, वैद्युत मतलब ऊर्जा का ही एक रूप है वैद्युत, और स्थैतिक, स्थैतिक मतलब स्थिर। तो वैद्युत स्थैतिक फिजिक्स की वो वाली शाखा होती है जिसमें हम आवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन वो आवेश विराम की अवस्था में होता है, यानी कि वो गतिमान नहीं होता है। तो जो भी आवेश स्थिर अवस्था में, उसके बाद जो उसके गुणों की जानकारी हम प्राप्त करेंगे, जितनी भी उसमें एप्लीकेशन होंगी या जो जो वो आपको अपने गुण दिखाएगा, उसके कारण उत्पन्न होने वाली घटनाएं दिखाएगा, उन सब की जानकारी हम किस में प्राप्त करेंगे? वैद्युत स्थैतिक में। अब अगर हम वैद्युत की बात करते हैं तो वैद्युत का जो सबसे मुख्य घटक होता है वो होता है आपका वैद्युत आवेश या विद्युत आवेश, कुछ भी बोल लीजिए, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता। विद्युत आवेश, इसमें हम केवल मुख्य चीज़ कवर करेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। लेकिन जनरल चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर विद्युत आवेश आया कहाँ से। देखो, विद्युत आवेश बनाया जा नहीं सकता है, कोई भी आवेश बना नहीं सकते हो आप। केवल ये जो मूल होता है इसका, आवेश का, वो पहले से ही एग्जिस्ट करता है। अब आप फर्ज कीजिए कि आप अपने सूखे बालों में कंघी रगड़िए, और कंघी रगड़ने के बाद कागज़ के टुकड़ों के सामने उस कंघी को लेकर आइए, तो आप क्या देखते हैं? बचपन से करते आ रहे होंगे आप लोग, कि बहुत लोगों ने ये किया होगा। तो क्या होता है, कागज़ कंघी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसी प्रकार की कई सारी घटनाएं हैं। आप अंबर ले लीजिए, उसको भी घिस लीजिए, ठीक है। तो अंबर को अगर ऊन के साथ रगड़ लीजिए तो उसमें भी ऐसी होता है कि वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है। तो जब इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई तो वहाँ पर बोला गया कि यार कुछ ना कुछ तो इसमें है। तो वहाँ पर आवेश नाम के शब्द की उत्पत्ति होती है, क्योंकि उसमें विद्युत से रिलेटेड गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो अगर मैं विद्युत आवेश को परिभाषित करने की कोशिश करूं, तो विद्युत आवेश एक फंडामेंटल समझते हो ना, मूल भौतिकीय राशि है, ठीक है, जिसके कारण आप विद्युत तथा उससे संबंधित अन्य प्रभाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो विद्युत आवेश वह मूल भौतिक राशि है जिसके कारण विद्युत या विद्युत से संबंधित प्रभाव किसी भी वस्तु में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब आता है विद्युत आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, अब आवेश आपके इसमें भी फिर डिटेल है कि आप अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग में रगड़िए, फिर दो वस्तुओं को सामने लाइए, उनके प्रभाव आप गणना कर दीजिए। तो इस डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं। हमारे पास जनरल दो चीज़ होती है। आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक हो गया धनात्मक, जिसको आप पॉजिटिव बोलते हो, और दूसरा हो गया ऋणात्मक, जिसको आप नेगेटिव बोलते हो, ठीक है। तो आपके पास आवेश दो प्रकार के हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद जो मेन चीज हमारे पास आती है कि आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है। अगर मैं इससे ही पहले कुछ और बोलूं तो वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम पहले आता है। आवेश
संरक्षण, आवेश संरक्षण का नियम। 1 मिनट थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। आवेश संरक्षण का नियम। संरक्षण नियम बेसिकली सब जगह एक जैसे होते हैं। जैसे आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना तो नष्ट की जा सकती है, वैसे ही आवेश संरक्षण का नियम है कि वैद्युत आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, आप इसको किसी भी तरीके से उत्पन्न नहीं कर सकते हो। ये मूल राशि है, आपको पता नहीं है कि कहाँ से आई कैसी आई। ये प्री एग्जिस्ट राशि है, हमारे उत्पन्न होने से पहले से ये राशि आपकी चलती है। ठीक है, तो आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, केवल इसका आदान प्रदान होता है एक मैटर से दूसरे मैटर पे, यानी कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर ये जा सकता है। ठीक है, ठीक है। फिर इसमें और भी चीज़ें हैं, उनको छोड़ दीजिए आप। इसके बाद आता है आवेश का क्वांटम, आवेश की क्वांटम प्रकृति या आवेश का क्वांटमीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है। आवेश की क्वांटम प्रकृति, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ऊपर की तो नॉर्मल चीज़ें हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आवेश की क्वांटम प्रकृति से मतलब होता है ये एक परिभाषित अगर मैं इसको करना चाहूँ तो अगर किसी वस्तु पर आवेश आना है तो वो पूरा आएगा, मूल आवेश का पूरा आएगा। अब इस दुनिया में जो मूल आवेश माना गया है वो माना गया है इलेक्ट्रॉन को, कि भाई हमारे पास जो न्यूनतम संभव आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? E = -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो प्रकृति में जो न्यूनतम संभव आवेश है वो आपका ये है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। तो आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत जो बोलता है वो ये बोलता है कि अगर आप अगर किसी भी वस्तु को आवेशित करना चाहते हैं तो वस्तु पर जो न्यूनतम संभव आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा, और अगर ज़्यादा भी आवेश होगा तो वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट में नहीं आ सकता है। ठीक, भिन्न के रूप में ये नहीं हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। तो मान लो कोई भी एक वस्तु है, कोई भी, ये मान लो ये बना दिया मैंने, ये एक वस्तु है, इस पर आपने Q आवेश दे दिया, तो ये जो Q आवेश होगा ये Q बराबर होगा ±NE, और जहाँ N क्या है? N आपका इंटीजर हो जाएगा या पूर्णांक हो जाएगा, जहाँ N = 1 2 3 एक पूर्णांक है। तो ये वाली जो इक्वेशन आपकी निकल के आई है Q = ±NE, ये आपको बताती है कि किसी भी वस्तु पर अगर आपको आवेश देना होगा तो वो आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा, वो कभी भी भिन्नात्मक रूप में नहीं आ सकता। अब उदाहरण के लिए लेते हैं हम प्रोटॉन। प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगर मैं इसको इस इक्वेशन के अनुसार देखूं तो Q = हो जाएगा +1 × E, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये आवेश है। अब किसी पे अगर मान लो 2 धनावेश है या 2 ऋणावेश है तो इसका मतलब क्या हो गया? -2 × 1.6 × 10⁻, यानी कि अगर किसी पे 2 ऋण आवेश हैं तो इसका सीधा सा मतलब हो गया Q = 2 × 1.6 × 10⁻⁹। सीधी सी बात है, इतना आवेश आपने उसको दे दिया है। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक, ये हो गया आपका आवेश का क्वांटमीकरण। अब दूसरी चीज देखते हैं हम। इसके बाद आता है आपका कूलाम का नियम। ठीक है, यानी कि अगर आपने एक से ज़्यादा वस्तुओं को आवेश दे दिया है और वो वस्तुएं आपकी एक दूसरे के सामने आ चुकी हैं, यानी कि 2 वस्तुएं हैं, मान लो एक, पहले जरा मैं लिख दूं इसको,
देखो कूलाम का नियम बेसिकली जो आपने 11th की क्लास में न्यूटन का नियम पढ़ा था वैसे ही है लगभग, दोनों में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। न्यूटन में हमने क्या लिए थी, दो द्रव्यमान लिए थे, यानी कि दो पदार्थ लिए थे जिनमें द्रव्यमान था और वो एक दूसरे के आसपास रखे हुए थे। यहाँ पर क्या होगा, आप दो आवेश लेंगे, ठीक है। आवेश कैसे भी हो सकते हैं, कैसे से मेरा मतलब है कि आवेश आपका धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर दो आवेश आपने कुछ दूरी पर रखे हैं तो भाई वो कुछ ना कुछ इंटरेक्शन तो करेंगे, उनके बीच में कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया तो होगी ही होगी। वो प्रतिक्रिया किस हिसाब से होगी, इसकी जो व्याख्या की थी वो आपकी किसने की थी, कूलाम ने करी थी। तो कूलाम साहब बोलते हैं कि अगर मेरे पास दो आवेश हैं और दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, तो मान लो कि मेरे पास दो आवेश इस तरीके से, एक आवेश ये है और इसको मान लिया मैंने Q1 और एक आवेश ये है, इसको मान लिया मैंने Q2। एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, R दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो इन दोनों, अब आवेश देखो हमने रख तो दिए हैं, लेकिन इसमें हमने आवेश के गुण के बारे में यानी प्रकृति के बारे में कुछ नहीं बोला। प्रकृति से मेरा मतलब है कि मैंने आवेश दोनों धनात्मक लिए हैं, ऋणात्मक लिए हैं, इस एक धनात्मक लिया है, एक ऋणात्मक लिया है, इससे कोई भी फर्क मुझे नहीं पड़ता है। जब दो आवेश एक सामने पे आएंगे उसके बाद हम देखेंगे कि हमने आवेश किस हिसाब से लिए हैं, ठीक है। तो कूलाम का नियम बोलता है कि अगर दो आवेश आपने एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या तथा की जगह में या लोगों, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, अगर दोनों आवेश एक जैसे हुए तो उनके बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि उनकी प्रकृति विपरीत हुई, विपरीत का मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ, तो उनके बीच में आकर्षण बल लग जाएगा। तो फिर से हम इसका स्टेटमेंट बोलते हैं कि दो आवेश जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल, ठीक है, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परिमाण से मतलब है, परिमाण का मतलब है कि हम उनके चिन्ह को नहीं ले रहे, उनकी वैल्यू को लिया जा रहा है, मैथमेटिकल वैल्यू होती है। तो मेरे पास दो आवेश कौन कौन से, Q1 और Q2, ठीक है, दो वैल्यू Q1 और Q2 है। तो कूलाम के अनुसार इन दोनों के बीच लगने वाला विद्युत बल, अभी चाहे आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा नंबर 2 क्या बोला, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों के बीच की दूरी कितनी ले रखी है हमने, R, और R का वर्ग कर दीजिए, दोनों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दोनों को कंबाइन कर दीजिए, F Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, F इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है, जहाँ K क्या होगा, कांस्टेंट है। और ये जो K की वैल्यू है ये हमेशा उस माध्यम पर निर्भर करेगी जिस पर आपने क्या रखा हुआ है, आवेश रखा हुआ है। यानी कि अगर निर्वात है या हवा है तो F की वैल्यू बदल जाएगी, अलग होगी। और अगर आपने जैसे दोनों आवेश पानी में डाल दिए, तेल में डाल दिए, या कोई डेंसर मीडियम कुछ भी ले लीजिए, कांच के अंदर फिट कर दीजिए, तो ऐसी जगह पर रख दिए तो वहाँ पर F की वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि Q1 Q2 का मान आपने नहीं बदला है, उनके बीच की दूरी भी आपने नहीं बदली है। यानी कि माध्यम के बदलने पर भी दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान भी बदल जाएगा, ठीक है। अब निर्वात या वायु के लिए यदि मान लो कि दोनों के बीच में क्या है, वायु है, ठीक है, निर्वात रखा हुआ है या वायु रखी हुई है, या वायु है, तो जो K की वैल्यू होती है वो 9 गुणा गया 10 की घात 9, ठीक है,
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, एक हिंदी इंग्लिश हो गया, कोई बात नहीं। और इसको ऐसे भी लिखते हैं 1/4πε0। अब एप्सिलॉन 0 क्या है? ये होता है आपका निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, ग्रीक लेटर है, इसको ध्यान रखिएगा, इसकी वैल्यू भी आएगी आपके पास अभी। तो जहाँ पर एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, नियतांक है ये भी, निर्वात की विद्युतशीलता। अभी लिखा नहीं जा रहा है, लिखने की कोशिश कम ही करता हूँ मैं अपने आईपैड पे। तो अगर मैं इन सबको समअप करके लिखूँ तो दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो इस तरीके से होगी, Q1 Q2/r²। ये आपका कूलम का नियम है। किसके लिए? निर्वात के लिए। वैल्यू क्या होगी? न्यूटन। अभी एप्सिलॉन 0 की वैल्यू भी हम कैलकुलेट करेंगे। और फिलहाल आज के लिए इतना। ये केवल एक डेमो वीडियो है कि देखा है कि काम कैसे कर रहा है, जितना भी संसाधन मैं जुटा पाया हूँ। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये आईपैड पे रिकॉर्ड किया गया। अगर आपको लगता है कि मुझे लिख के ही सारी चीज़ें समझानी चाहिए तो मैं लिख के कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बाकी अगर इसी तरीके से फॉर्मूले इतने में ही समझ में आ जा रहे हैं तो बढ़िया है। स्टेटमेंट आप खुद पढ़ लीजिएगा, स्टेटमेंट हम बोल भी रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्या था, इसमें कितना सुधार करना है, तो उसी हिसाब से इसमें भी सुधार कर दिया जाएगा। धन्यवाद।